सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज। एक ऐसा सीरीज जो कि सभी जेई एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं फ्रिक्शन के टॉपिक को। इसके पहले हमने लॉज ऑफ मोशन का वीडियो अपलोड कर रखा है, राइट। आप सबसे पहले उसको देखें, उसको कंप्लीट करके आए, उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। उसके बाद आप इस फ्रिक्शन के टॉपिक को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। ज़रूर से हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है एडनिटी फॉर फिजिक्स, इसको ज्वाइन करके रखें, क्योंकि यहाँ पे भी हम अपने सारे कंटेंट्स को शेयर करते हैं। आपसे कोई भी कंटेंट छूटना नहीं चाहिए, राइट। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ फ्रिक्शन में जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट इज योर वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन विद द एक्सटर्नल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा तकलीफ बच्चों को अगर किसी चीज़ में होता है फ्रिक्शन में, सो दैट इज द डायरेक्शन। और इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कम से कम 4 से 5 अच्छे एग्जाम्पल को भी देखेंगे। पुशिंग वर्सेस पुलिंग, मिनिमम फोर्स टू स्टार्ट स्लिपिंग, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले जो अपने सवाल होते हैं, एंड एट द लास्ट फ्रिक्शन ऑन द चेन। ठीक है, एकदम राइट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी मेजॉरिटी टॉपिक्स को कवर यहाँ पे कर रखा है। सभी का लिंक आपको इस पीडीएफ के अंदर भी है। ये पीडीएफ आपको नीचे मिलेगा, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके आपका मॉडर्न फिजिक्स तक, और 11th की बात करें अगर हम लोग, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेके वेव मोशन तक, राइट। सो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो रखा है, और 11th में जो भी यहाँ पे टॉपिक और बच रहा है वो भी आपको टाइम के साथ आ ही जाएगा। चलते हैं आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन विद एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने यहाँ पे एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जा रहा है, जिसे हम यहाँ पे ग्राफिकली एक्सटर्नल फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये ब्लॉक आपको आगे मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, तो ग्राउंड इस ब्लॉक पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब शुरुआत में ऐसा नहीं होता है कि आपने फोर्स लगाया और ये ब्लॉक इंस्टेंटली मूव करना शुरू कर दे। शुरुआत में इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन लगता है जो कि इस फोर्स को सिर्फ कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। आपने जब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F लगाया है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगा है, जिसके कारण से ये ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे है, राइट। ये ब्लॉक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अभी भी स्लिप नहीं कर रहा है, और इसीलिए इस फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपने यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अगर आपने इसकी वैल्यू को बढ़ाया, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी उसी हिसाब से अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेगा, राइट, और इस कैपिटल F को फिर से कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि हमेशा ये कैपिटल F इसके बराबर है, इसीलिए ये जो ग्राफ है आप देख रहे हैं 45 डिग्री एंगल पे है, ठीक है, एकदम। अच्छा, अब आपने इस कैपिटल F की वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ाया, तो आपने देखा कि भैया ये स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ गया, राइट। लेकिन इस स्टैटिक फ्रिक्शन की भी बढ़ने की एक लिमिट है, वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है, और उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपने कैपिटल F को और बढ़ाया, राइट, और फिर हमने एक लिमिटिंग फ्रिक्शन को अचीव कर लिया, यानी कि इसके बियॉन्ड फ्रिक्शन अब और नहीं बढ़ सकता। फ्रिक्शन इस लिमिटिंग वैल्यू के बियॉन्ड अब और नहीं बढ़ सकता। अगर आप अब और इस कैपिटल F को बढ़ाएंगे, अब ये ब्लॉक आपको स्लिप करना शुरू कर देगा, और जब ये ब्लॉक आपको स्लिप करेगा इस सरफेस पे, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड दिस काइनेटिक फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। आप इस एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाए, लेकिन आपका जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है वो आपका चेंज नहीं होने वाला है, वो आपका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख भी रहा होगा। अब यहाँ पे ग्राफ में आपको एक और पॉइंट दिख रहा है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी जो वैल्यू होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्लियर एकदम। अगर हम लोग इसको इस तरीके से मार्क कर दे, तो A से B हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। हमारा जो बॉडी है, राइट, हमारा जो बॉडी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई भी स्लिपिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। B जो है वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और C से लेके D जो है हमारा वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्लियर एकदम, काइनेटिक फ्रिक्शन है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनकी वैल्यूज़ की, या फिर आप इसके फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है
राइट, या फिर जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल, राइट, वेयर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आपको सवाल में दिया रहता है, एंड एन इज द नॉर्मल, जहाँ पे आपका कांटेक्ट है वहाँ पे इस ब्लॉक पे नॉर्मल कितना लग रहा है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करें तो नॉर्मल जो है वो आपको mg के बराबर ही होगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू नॉर्मल, वेयर म्यू के इज दी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि जनरली आपको जो सवाल दिया रहता है उसमें म्यू एस और म्यू के की वैल्यू जनरली हमको बराबर यानी कि सेम दी हुई होती है, राइट। टेक्निकली म्यू एस जो होगा वो आपको म्यू के से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको म्यू एस 0.4 है तो म्यू के आपको शायद 0.3 हो, लेकिन जनरली हमें क्वेश्चंस में दोनों की वैल्यू सेम दी हुई होती है, तो इसका ध्यान रखना है। अगर कुछ नहीं बोला है यानी दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है एकदम ओके। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपके सामने ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है 5 kg और इस ब्लॉक पे आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल F फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें सवाल में सिर्फ 0.2 दिया, यानी कि म्यू एस म्यू के सब कुछ आपको 0.2 ही है, ठीक है। अब हमसे कहता है कि ये जो कैपिटल F है उसकी वैल्यू एक बारी है 8 न्यूटन और एक बारी है 20 न्यूटन, और दोनों ही सिचुएशन में हमको कमेंट करना है कि इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। सवाल बेसिक है लेकिन इसको डिस्कस करना समझना ज़रूरी है अगर आपका फाउंडेशन अभी भी वीक है तो, ठीक है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यानी कि ग्राउंड इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा सकता था, राइट, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा सकता था, और उस मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें नॉर्मल जानना होगा, तो आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल लगेगा वो 50 न्यूटन के बराबर होगा। आपका ब्लॉक जो है वो वाई एक्सिस में तो मूव करने वाला है नहीं, अच्छा, यानी अगर नॉर्मल आपका 50 है विच मीन्स स्टैटिक वैल्यू फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू आपका 0.2 है, नॉर्मल आपका 50 है विच मीन्स 10 न्यूटन। अच्छा, तो आपने ये समझ लिया कि यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता था वो था 10 न्यूटन, लेकिन आप फर्स्ट सिनेरियो में सिर्फ 8 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। इसका मतलब है कि आपका ब्लॉक कभी भी नहीं मूव करेगा अगर फोर्स है 8 न्यूटन, ठीक है। और अगर फोर्स 8 न्यूटन है तो जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा वो सिर्फ 8 ही लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा लेकिन 8 लगेगा। फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने की रिक्वायरमेंट हो। अगर यहाँ पे 8 है तो ये भी 8 लग के इस ब्लॉक को रोक देगा। क्लियर है एकदम, लगने को 10 तक जा सकता था, क्लियर एकदम। अच्छा, अब जो सेकेंड सिनारियो है वहाँ पे आप लगा रहे हो 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स 20 लगा रहे हो इसका मतलब है कि आपका ब्लॉक जो है वो स्लिप करेगा, वो आगे एक्सेलरेट करेगा, अनलाइक द फर्स्ट केस जहां पे एक्सेलरेशन ही 0 था। तो सेकंड सिचुएशन में आप देख सकते हो एक्सटर्नल फोर्स है 20 और आपका जो फ्रिक्शन है वो आपको मैक्सिमम लग गया 10, ठीक है। यानी कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी द नेट फोर्स विच इज 20 माइनस 10 अपॉन मास विच इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर एकदम, यहां तक बढ़िया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन बेसिकली रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बहुत सिंपल सा इसका फंडामेंटल डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो ये तो आपका एकदम सिंपल सा एग्जांपल हो गया। ये एक ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड आपका ऑब्वियसली रेस्ट पे है और ये ब्लॉक आपको राइट साइड मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये ब्लॉक आपको राइट साइड मूव करेगा तो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, राइट, और यहां पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों होगा। तो अगर ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा तो ये ब्लॉक ग्राउंड पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा। क्लियर एकदम। अच्छा, अब और एग्जाम्पल देखिए जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास 2 ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है। ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसका स्पीड है या फिर उसका वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकेंड और ये सब कुछ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है। ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी है 2, नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी है 4, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप इस येलो वाले ब्लॉक पे खड़े हो जाए तो आपको ये ग्रीन वाला ब्लॉक किधर मूव होता दिखाई देगा, राइट। वो कैसे पता चलेगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी।
velocity of A with respect to B which is velocity of A minus velocity of B which is -2। -2 ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर इस येलो वाले ब्लॉक पे खड़ा है तो उसे ये ग्रीन वाला ब्लॉक लेफ्ट साइड स्लिप होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये ग्रीन वाला येलो वाले के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड स्लिप हो रहा है यानी कि इस ग्रीन वाले पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा, इस ग्रीन वाले पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। और एक ब्लॉक पे अगर आपको फ्रिक्शन पता चल गया तो दूसरा ब्लॉक पे बहुत इजी है, राइट। अगर इस ग्रीन वाले पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है यानी कि ग्रीन वाला इस येलो वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। क्लियर एकदम, राइट। और ये येलो वाले की तो कुछ कहना ही नहीं है, येलो वाला आपको राइट साइड जा रहा है तो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन पीछे ही लगाएगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है एकदम। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। अब हमने यहाँ पे स्पीड को एक्सचेंज कर दिया है, ऊपर वाले का स्पीड है 4 मीटर्स पर सेकेंड, नीचे वाले का है आपको 2 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। तो अगर अब आप इस येलो वाले पे खड़े हो जाओगे then velocity of A with respect to B is 4 minus 2 which is +2, right। यानी कि अगर ऑब्जर्वर इस येलो वाले पे खड़ा है तो उसे ये ग्रीन वाला राइट साइड स्लिप होता दिखाई देगा विथ रेस्पेक्ट टू द येलो। तो अगर ग्रीन वाला राइट साइड स्लिप हो रहा है तो ग्रीन वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, राइट। और ये ग्रीन वाला येलो वाले पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा, ठीक है। अच्छा है, यहाँ पे तो बताना बहुत ही ईजी है। ये जो बॉडी आपका बी वो राइट साइड जा रहा है यानी कि फ्रिक्शन उस पे पीछे लगेगा। क्लियर एकदम, ठीक है एकदम यहाँ तक। अच्छा चलिए और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको नीचे में एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है और इस तरीके से धागे से पुल्ली के ऊपर से ये पास होता हुआ धागा आ रहा है। नीचे वाले पे आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हर पॉइंट पे स्लिपिंग हो रहा है, ठीक है। हर जगह आपको स्लिपिंग हो रहा है और हर जगह आपको फ्रिक्शन भी है। तो हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन ही यहाँ पे बस गेस करना है और रादर डिसाइड करना है। अच्छा अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो येलो वाला ब्लॉक है वो तो डेफिनेटली राइट साइड जाएगा यानी ग्राउंड येलो वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा अगर ये येलो वाला आपको राइट साइड जा रहा है यानी कि ये ग्रीन वाला जो है वो डेफिनेटली लेफ्ट साइड ही जा रहा होगा, राइट। येलो के रेस्पेक्ट में ग्रीन वाला लेफ्ट साइड जा रहा है तो ग्रीन वाले पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, ग्रीन वाले पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और ग्रीन वाला फिर येलो वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगा रहा होगा। तो इस तरीके से आपने फ्रिक्शन का डायरेक्शन हर जगह डिसाइड कर लिया। टेंशन का डायरेक्शन तो डिसाइड करना आसान है, राइट। तो इस तरीके से हमने इसके दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है जहाँ पे फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स और टेंशन दिखा दिया। अब यहाँ पे आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कल को हमसे F2 और F1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि सर जो F2 होता है दैट इज म्यू इंटू नॉर्मल और F1 भी होगा म्यू इंटू नॉर्मल, राइट। लेकिन नॉर्मल जब आप F1 लिखोगे तो इस पॉइंट पे नॉर्मल और जब आप F2 लिखोगे तो इस पॉइंट पे नॉर्मल, यानी कि F2 कितना हो जाएगा, यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर μ2 है तो μ2 इंटू N2, राइट, μ2 इंटू N2। एंड व्हाट इज दिस N2? N2 इज नथिंग बट M2G। क्लियर है एकदम। और आप जब यहाँ पे F1 वाला फ्रिक्शन लिखोगे तो वो हो जाएगा यहाँ वाला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर μ1 है तो μ1 मल्टीप्लाइड बाई N1। एंड व्हाट इज N1? व्हाट इज N1? तो ये जो N1 है वो बेसिकली आपको होने वाला है M1 प्लस M2 ब्रैकेट G। आप यहाँ पे वर्किंग देख सकते हो, आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दोनों फ्रिक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे स्लिपिंग हर जगह हो रहा है तो। क्लियर एकदम। अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आपके सामने ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m1 है और इसके सामने यहाँ पे एक और छोटू सा ब्लॉक है m2। यहाँ पे आपको जो फ्रिक्शन है दैट इज μ2 और यहाँ पे फ्रिक्शन है μ1। आप बैकवर्ड वाले ब्लॉक को पुश कर रहे हो विद अ फोर्स ऑफ कैपिटल F, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है वो आपको आगे जा रहा है। एट द सेम टाइम ये जो ग्रीन वाला ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप भी कर रहा है। ये ग्रीन वाला ब्लॉक इस येलो वाले सरफेस पे नीचे की तरफ स्लिप कर रहा है। आई थिंक यू आर एबल टू विजुअलाइज इट, राइट। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों का बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, सारे फोर्सेस को दिखाना सही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ एडवांस लेवल के हिसाब से है, मेंस में भी इस तरीके का सवाल आता है,
ठीक है, और आ चुका है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले ब्लॉक पे यहाँ पे हमने दिखा दिया M1G, यहाँ पे दिखा दिया M2G, ठीक है, जो इजी वाले फोर्सेस से दिखा देते तुरंत। यहाँ पे नॉर्मल N1 है। अच्छा, अब यहाँ पे भी तो कांटेक्ट हो रहा है, यानी कि ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, नॉर्मल इस पे N2 राइट साइड लगाएगा तो इस पे भी नॉर्मल लगेगा। एक्शन रिएक्शन, बहुत अच्छा सर। अब यहाँ पे और बात देखिए, अगर ये बड़ा वाला ब्लॉक आपको राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है विथ A1 तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा F1। क्लियर है एकदम। एट द सेम टाइम ये जो ग्रीन वाला है ना, ये ग्रीन वाले का दो एक्सेलरेशन है, एक तो वो भी राइट साइड जा रहा है विथ A1, एट द सेम टाइम ये ग्रीन वाला ब्लॉक आपको नीचे की तरफ भी स्लिप कर रहा था विथ एक्सेलरेशन A2। अगर ये ग्रीन वाला नीचे स्लिप करेगा तो इसके सरफेस पे फ्रिक्शन F2 ऊपर लगेगा और इसके सरफेस पे फ्रिक्शन F2 नीचे लगेगा। बस, तो इस तरीके से हमने सारे फोर्सेस को दिखा दिया। अब यहाँ पे आपको बस इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन लिख लिया यानी कि आपका काम हो गया ओवर। ठीक है एकदम। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस वाले की बात करें, राइट, तो यहाँ पे ये जो F2 है, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है तो ये जो फ्रिक्शन F2 होगा दैट इज गोइंग टू बी μ2 इंटू नॉर्मल, और यहाँ पे नॉर्मल तो N2 है, सो F2 इज μ2 इंटू N2। और N2 क्या होगा, आप ध्यान से देखो तो ये ब्लॉक पे राइट साइड सिर्फ एक ही फोर्स है N2, यानी कि N2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन ये आपको बेसिकली A1 होगा। ठीक है। अच्छा, और एक और इक्वेशन क्या होगा, M2G माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू ये वाला एक्सेलरेशन विच इज योर A2। क्लियर है। तो इस छोटे ब्लॉक का जितना भी पॉसिबल इक्वेशन था हमने यहाँ पे बना दिया। अब इस बड़े वाले ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो इस बड़े वाले ब्लॉक पे आप ध्यान से अगर देखो तो ये आपको राइट साइड जा रहा है विद एक्सेलरेशन A1। सो व्हाट इज अ नेट फोर्स, नेट फोर्स इज कैपिटल F माइनस F1 माइनस N2। ठीक है, तो कोई भी फोर्स को मिस मत करना, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब ये F1 कितना होगा, तो सर वो हो जाएगा आपको म्यू इंटू नॉर्मल, μ1 इंटू N1। और ये N1 कितना होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपको ये ब्लॉक मूव कर नहीं रहा है, यानी कि ये जो N1 होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू M1G प्लस F2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये F2 कितना है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो घुमा फिरा के हमने सारे इक्वेशंस को यहाँ पे बना दिया है। अब सवाल में क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है वो बात की बात, लेकिन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन में आपका जो मेन स्किल है दैट इज ड्राइंग दी बॉडीज, राइट, सारे फोर्सेस को दिखाना और इक्वेशन को सही तरीके से लिख डालना। क्लियर है। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अभी ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुशिंग वर्सेस पुलिंग, राइट, बहुत ही फंडामेंटल ये एक क्वेश्चन भी होता है, इवन स्कूल लेवल पे भी इसको पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, कि वाई पुशिंग इज डिफिकल्ट एंड पुलिंग इज ईजियर, राइट, गिवन द कंडीशन कि दोनों फोर्सेस आपको किसी एंगल पे लग रहे हैं। राइट, आप किसी एंगल पे बॉडी को पुश कर रहे हो तो ये एंगल थीटा है, और पुल कर रहे हो एट सम एंगल थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बेसिकली बनाना होगा इन फोर्सेस का कंपोनेंट। तो ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा F cos थीटा, एक इधर आ जाएगा F sin थीटा। सिमिलरली इसका भी हो जाएगा F cos थीटा एंड F sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया वेट mg, यहाँ पे दिखा दिया वेट mg, यहाँ पे नॉर्मल N1 और यहाँ पे नॉर्मल कुछ N2 है। ठीक है, अब इस F cos थीटा के वजह से दोनों ही सिचुएशन में दोनों बॉडीज आपको राइट साइड जाने की टेंडेंसी रख रही है, यानी कि फ्रिक्शन आपको दोनों ही बॉडीज पे पीछे लगने वाला है। यहाँ पे मान लेते हैं F1 है, यहाँ पे मान लेते हैं F2 है। क्लियर एकदम। अब आप सभी को पता है कि जो फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू नॉर्मल पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा नॉर्मल होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लग सकता है। क्लियर एकदम, यानी कि उतना ज़्यादा उस बॉडी को मूव करना मुश्किल हो जाएगा। राइट, तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले केस में जो नॉर्मल N1 है दैट इज इक्वल टू M1G प्लस F sin थीटा, और ये वाला जो नॉर्मल N2 है वो है mg माइनस F sin थीटा। तो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे नेगेटिव है, विच मीन्स ये नॉर्मल ज़्यादा है, और अगर नॉर्मल ज़्यादा तो फ्रिक्शन ज़्यादा, और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा तो उस बॉडी को मूव कर पाना उतना ही मुश्किल है। सो दैट इज वाई पुशिंग इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू पुलिंग। ठीक है, एकदम यहाँ तक बढ़िया है। अब ये जो सिचुएशन है ना, इसी सिचुएशन पे बेस्ड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा भी चुका है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट स्लिपिंग। ठीक है, हमें ये निकालना है कि ये
एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट, मिनिमम एफ कितना लगाना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक हिल जाए, और ये एंगल थीटा कितना होना चाहिए। तो आपके सामने यहाँ पे सिचुएशन है, ये ब्लॉक है, कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है एट सर्टेन एंगल थीटा, राइट। आप सबसे पहले इस फोर्सेस का कंपोनेंट्स बनाएंगे और बाकी फोर्सेस को भी यहाँ पे दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, इस ब्लॉक पे आपको नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी लगेगा, और ये ब्लॉक आपको राइट साइड जाना चाहता है ड्यू टू एफ कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। अब हमें इस बॉडी को जस्ट स्लिप कराना है, हमें इस बॉडी को जस्ट मूव कराना है, यानी कि जो एफ कॉस थीटा है वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है, यानी कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहां पे हमने वही लिखा है कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल कितना होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, राइट। सो नॉर्मल जो होगा आपका वो हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ पे आप चीज़ों को रीअरेंज करेंगे तो कैपिटल एफ का इक्वेशन निकल के आएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब हम चाहते हैं कि मेरा जो ये कैपिटल एफ है वो मिनिमाइज हो, वो मिनिमम करना है, मिनिमम फोर्स, राइट। तो अगर कैपिटल एफ को मिनिमम करना है यानी कि इस डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना है, आपको कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि इसको आप डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर कर देंगे। आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और उसको जीरो के बराबर कर देंगे, मैक्सिमम मिनिमम का बेसिक कॉन्सेप्ट। आप जब ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा कि टैन थीटा जो है वो म्यू के बराबर है। तो सबसे पहले ये एंगल को रट लो कि भैया थीटा जो होगा वो टैन इनवर्स म्यू होना चाहिए, ठीक है। अब हमें कैपिटल एफ पी निकालना है, तो अगर टैन थीटा म्यू के बराबर है तो कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, क्या वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं? वो आप जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 1/√μ² + 1, कॉस थीटा इसके बराबर है और साइन थीटा इसके बराबर है। इन दोनों वैल्यूज को उठा के इसमें डाल दीजिए, आपको कैपिटल एफ मिनिमम का वैल्यू निकल के आ जाएगा μmg/√μ² + 1, ठीक है। आप चाहो तो इसको ध्यान में रख सकते हो, जेईई मेन जैसे एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली ये एनकाउंटर किया जा सकता है। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स के बारे में, राइट। तो कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो बेसिकली होता है नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। तो आपके सामने यहाँ पे सिचुएशन है कि ये बॉडी है और इस पे एक्सटर्नल फोर्स फॉरवर्ड लग रहा है, तो बेसिक सी बात है, जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा और नॉर्मल तो इस पे ऊपर ही लग रहा होगा, राइट। तो इस नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा ना, उसी को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कांटेक्ट फोर्स स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है तो बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ फ्रिक्शन या फिर नॉर्मल बता देते, नहीं, दोनों का रिजल्टेंट बताना है आपको, ठीक है। अच्छा है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो कांटेक्ट फोर्स होगा √n² + f²। तो अगर सिचुएशन ऐसा है तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो मिनिमम कांटेक्ट फोर्स होगा वो तब होगा जब फ्रिक्शन जीरो हो, यानी कि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं है तो फ्रिक्शन भी आपका जीरो होगा। उस केस में जो मिनिमम कांटेक्ट फोर्स होगा वो डायरेक्टली नॉर्मल के बराबर होगा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स कितना लग सकता है, तो उस केस में आपका फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लगेगा विच इज म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहाँ पे μn का होल स्क्वायर हो चुका है, जहाँ पे ये जो म्यू है आप ध्यान रखिएगा वो μs के बराबर है। अगर μs म्यू के अलग अलग दिया हुआ है तो उस केस में ये म्यू μs के बराबर है, अदरवाइज आप इसको सिर्फ म्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपका n बाहर निकल जाएगा, सो n√1 + μ²। इसका मतलब जो कांटेक्ट फोर्स है वो इसके बीच में ही लाई कर सकता है। क्लियर एकदम। अच्छा, फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम ध्यान में रखना है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज का यहाँ पे बेसिक सिंपल मीनिंग यही होता है कि मिनिमम एंगल थीटा फॉर विच दिस बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड इटसेल्फ। इस एंगल थीटा की वैल्यू कम से कम मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि ये बॉडी आपको स्लाइड करना शुरू कर दे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आप जैसे जैसे इस एंगल थीटा को बढ़ाएंगे mg sin थीटा का कंपोनेंट बढ़ेगा, राइट, और बॉडी की स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो बॉडी को हमें जस्ट स्लिप कराना है। जस्ट स्लिप कराने का मतलब है कि mg sin थीटा फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो चुका है, राइट। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। इस केस में नॉर्मल तो आपको mg cos थीटा के ही बराबर होगा, यानी कि mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल वेयर इट इज म्यू mg cos थीटा।
नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी। आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, mg आपका कटेगा और फिर से आपका आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो tan इनवर्स म्यू को ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर आपका ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन tan इनवर्स म्यू से कम है तो बॉडी स्लिप नहीं करने वाली है, और अगर tan इनवर्स म्यू से ज़्यादा है तो बॉडी 100% स्लिप करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी करेगी, और तब उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। और आप इस चीज़ को ईजिली डिराइव कर सकते हो बाय यूजिंग f इज इक्वल टू ma। mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को या फिर इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रख के डायरेक्टली क्वेश्चन को हैंडल करने में इजी रहता है। क्लियर है एकदम। अब ये जो एंगल ऑफ रिपोज है इसके ऊपर भी काफ़ी सवाल बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जो कि जेईई में पूछा जा चुका है और आपने कहीं ना कहीं इसे ज़रूर देखा होगा। आपके सामने यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, और बॉटम पे आपको एक एंट है, ठीक। एंट और इस हेमिस्फेरिकल बाउल के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 1/3। अब आपको ये जो एंट है ना ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा आप देख सकते हैं जो स्लोप है अगर वो ज़्यादा हाइट पे है तो स्लोप आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा इस एंट की स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो हमसे पूछता है कि मैक्सिमम एंगल अल्फा वो कितना ट्रैवर्स कर सकता है, राइट। मान लीजिए कि हमने ये मान लिया कि ये एंट मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है, तो हमसे ये अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है। क्लियर एकदम। अच्छा है, तो आप चाहो तो इसको अपने से अभी ट्राई कर लो, नहीं तो सीधे इसका सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या होने वाला है, मान लेते यहाँ तक आया है तो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बना दिया है। तो अगर ये एंगल अल्फा है, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपको 90 माइनस अल्फा, यानी कि ये वाला एंगल आपको अल्फा है, राइट। अगर हमने ये बोला है कि एंट मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है, यानी कि ये अल्फा ही आपको हो गया एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट पता था, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि अल्फा ही है एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि tan अल्फा जो होगा वो आपको म्यू के बराबर होगा विच इज़ 1/3, या फिर cot अल्फा 3 के बराबर है। इसका मतलब अल्फा हो जाएगा cot इनवर्स 3। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल को ईजिली हैंडल कर सकते हो। बढ़िया है, अच्छा है। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे सिचुएशन है, नीचे ब्लॉक है m1 मास का, ऊपर ब्लॉक है एक m2 मास का। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2। इसका नाम हमने रखा है ब्लॉक ए, इसका नाम ब्लॉक बी, और डाउनवर्ड नीचे वाले ब्लॉक पे आप एक फॉरवर्ड फोर्स कैपिटल F लगा रहे हो। तो यहाँ पे एक एक करके चीज़ों को एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ब्लॉक बी है वो तब तक मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर सकता जब तक नीचे वाला ब्लॉक को आप ना हिला पाए, और नीचे वाले ब्लॉक को हिलाने का कंडीशन क्या है कि F का एक मिनिमम वैल्यू होगा। वो वैल्यू क्या है, म्यू इंटू नॉर्मल, और ये वाला नॉर्मल यहाँ पे जो नॉर्मल होगा विच इज नथिंग बट m1 प्लस m2 इंटू ग्रेविटी, राइट। इसका मतलब मिनिमम कैपिटल F टू मूव ए ब्लॉक इज इक्वल टू μ1 m1 प्लस m2 इंटू g। ये बेसिकली मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो कि नीचे वाले सरफेस पे लग सकता था। क्लियर एकदम। तो भैया कैपिटल F को कम से कम इतना तो होना ही पड़ेगा, तभी तो नीचे वाला ब्लॉक को वो हिला पाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये तो हुआ मिनिमम F। इस मिनिमम F से आप जैसे जैसे ऊपर और जाओगे ये ग्रीन वाला ब्लॉक आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, राइट। और आपको ये समझना होगा कि ये ग्रीन वाले ब्लॉक को आगे मूव करा कौन रहा है, that is the friction which is acting on this green वाला block in the forward direction। येलो ब्लॉक ग्रीन वाले पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा जिस कारण से ये ग्रीन वाला ब्लॉक आगे मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो आपने इस कैपिटल F को और बढ़ाया। हमसे पूछा जाता है कि F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ताकि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें, दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। क्लियर एकदम। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों को सेपरेट करके इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इन पे फोर्सेस दिखाएं, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले पे फ्रिक्शन F2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्लियर एकदम। अच्छा, आप कैपिटल F को बढ़ाएंगे तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। आपने कैपिटल F को और बढ़ाया तो F2 की वैल्यू और बढ़ेगी, लेकिन आप जानते हैं कि F2 की वैल्यू कहाँ तक बढ़ सकती है,
F2 मैक्सिमम तक। जैसे ही F2 मैक्सिमम हो जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैपिटल F की वैल्यू होगी वही होगी आपको F मैक्सिमम, और हमें वही सवाल में पूछा जा रहा है। क्लियर एकदम? अब तो बहुत सिंपल है। ये जो F2 मैक्सिमम है वो आपको कुछ नहीं म्यू इंटू नॉर्मल होता है, और यहाँ पे जो आपको नॉर्मल होगा वो इस बॉडी के वेट के बराबर ही है, विच इज m2g। तो अगर आपको ये पता चल गया है कि इसके ऊपर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज म्यू2 m2g, यानी कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज दिस फॉरवर्ड फोर्स अपॉन मास, राइट, which is nothing but, आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है that is nothing but this friction force upon mass which is mu2g। ठीक है, और एक बारी आपको ये पता चल गया है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, तो हमें अब निकालना है कैपिटल F मैक्सिमम। और कैपिटल F मैक्सिमम को निकालने के लिए इस पूरे सिस्टम को, दोनों ब्लॉक्स को एज अ सिस्टम हम लोग ट्रीट करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ब्लॉक आपको सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कैपिटल F माइनस फ्रिक्शन जो कि इस ब्लॉक पे पीछे लग रहा था, कैपिटल F मैक्सिमम माइनस फ्रिक्शन F1 इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और यहाँ से आप F मैक्सिमम निकाल सकते हो। क्लियर एकदम? तो ये तो आपको हो गया एक सिचुएशन जहां पे कैपिटल F नीचे लग रहा है। लेकिन अगर आपको, ये तो खैर रिवीजन था, अगर आपको इसे डिटेल में करना है तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर PhD भी कर रखा है, राइट। 2 ब्लॉक सिस्टम पे हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे PhD कर रखा है। ये लिंक रहा, ये लिंक आपको नीचे भी दे दिया जाएगा, तो आप इसको भी ज़रूर से जाके देखिए ताकि आपको इसमें और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिले। वहाँ पे हमने फोर्स ऊपर भी लगाया है, नीचे भी लगाया है। क्लियर एकदम? बढ़िया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फ्रिक्शन ऑन दी चेन। क्लियर एकदम? तो आपके सामने यहाँ पे एक चेन है जिसका काफ़ी पोर्शन ऊपर है और थोड़ा सा पोर्शन नीचे हैंग कर रहा है, ठीक है। अब ये चेन जो है वो आपको स्लिप करना चाहता है, क्यों? ड्यू टू दिस m1g, जो मास आपको लटक रहा है उसका मास हम लोग यहाँ पे m1 ले रहे हैं। m1 इज द हैंगिंग मास। तो इस m1g वेट के कारण ये ऊपर वाला चेन जो टेबल के सरफेस पे है वो राइट साइड स्लिप करना चाहता है, लेकिन उसे कौन रोक रहा है? तो फ्रिक्शन, ठीक है। अब अगर आपने इस हैंगिंग पोर्शन का लेंथ को बढ़ा दिया तो इस चेन की स्लिप करने की स्कोप टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो आपने m1g बढ़ा दिया और फ्रिक्शन वो और घट रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है दैट इज म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल डिपेंड करता है वेट ऑफ द चेन लाइंग ऑन द टेबल सरफेस, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे जानना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पोर्शन चेन का हैंग करवा सकते हैं। तो मान लिया कि आपने इसको और नीचे करते करते x लेंथ जो है वो हैंग कर रहा है। ये एकदम लिमिटिंग केस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया आपको x लेंथ जो है वो हैंग कर रहा है, ठीक है। तो m1g इज द फोर्स ट्राइंग टू पुल दिस चेन ऑन द टेबल सरफेस, ठीक है। और इस चेन को कौन रोक रहा है? तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी। इसका मतलब अगर अभी भी चीजें इक्विलिब्रियम में है, सो दिस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू दिस पुलिंग फोर्स m1g, और वही हमने यहाँ पे लिखा है m1g इज इक्वल टू F मैक्सिमम। अब m1 कितना होगा? अगर इस पूरे चेन का मास m है और लेंथ l है, तो m1 आपको हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि m/l इंटू x, राइट, m/l इंटू एक्स इंटू ग्रेविटी। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? दैट इज योर म्यू इंटू नॉर्मल, राइट। और नॉर्मल कितना हो जाएगा? ऊपर वाले चेन का वेट विच इज m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू ग्रेविटी। क्लियर है एकदम? आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, राइट, चीज़ों को सॉल्व करेंगे, आपको x निकल के आएगा म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये आपको मैक्सिमम लेंथ है जो कि हैंग कर सकता है विदाउट दिस चेन गेटिंग स्लिप्ड। क्लियर एकदम? राइट, एकदम फंडामेंटल बेसिक सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, राइट। फेब अटेम्प्ट मार्च, जुलाई, अगस्त 2020, और यहाँ पे कुछ टॉप के क्वेश्चंस है, राइट। दीज आर सम वेरी गुड क्वेश्चंस, तो आप इन सभी को सॉल्व कीजिए। ये लिंक आपको यहाँ पे भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ज़रूर से मिलेगा, ठीक है। ये रहे हमारे 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स। ये आपको रिवीजन सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक है, जेईई मेंस PYQs और बहुत सारे चैप्टर्स हमने यहाँ पे कर रखे हैं, सभी का प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिलेगा। और ये रहा हमारा गोल्ड माइन लिंक, जहाँ पे हमारे चैनल के सब कंप्लीट वीडियोस का लिंक यहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है,
ठीक है, आप इन सभी का बेस्ट यूज़ करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ गोइंग टू बी ऑन सर्कुलर मोशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।